कार सेवकों की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसी से लग गया था 3-4 दिन पहले ही कि इस बार ढांचा शायद ही बचे। अचानक 12:05 पे या 7 मिनट पे वो जो रोष था पब्लिक का एकदम से भड़क गया हो जाए। 6 दिसंबर के पहले भी कॉल हुई थी कार सेवकों की, तो कार सेवकों को यह कहना था कि हम बार बार यहाँ जो है ये बालू डालने थोड़ी आएंगे। ये था कि भाई वो सरजू जी से बालू ला करके डाल दिया जाएगा और सिंबॉलिक कार सेवा हो जाएगी, फिर बाद में देखा जाएगा वगैरह वगैरह, जो इस टाइप का था। लेकिन कार सेवक बहुत गुस्से में थे, खासतौर पर जो आंध्र या महाराष्ट्र से जो लोग आए थे। तो हम लोगों को उसी दिन लग गया था कि कुछ न कुछ इस बार होके रहेगा। 3 दिसंबर 1992 के शाम को करीब 4:30 बजे के वक्त था, तो कुछ जर्नलिस्ट अयोध्या में बाबरी मस्जिद के करीब बने मंच के पास पहुंचे। वहां ट्यूबवेल लगा हुआ था। कार सेवक पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। जहां कार सेवा होनी थी वहां तक पानी पहुंचाना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, यानी विवादित ढांचे परिसर में कुछ नहीं हो सकता था। 6 दिसंबर को वो इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। 6 दिसंबर 1992 को, आज से 32 साल पहले। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे भी कोई वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। अगर आप इसको किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज से 32 साल गुजर गए हैं। जो बाबरी मस्जिद था उसको विध्वंस करने का आज ही के दिन 6 दिसंबर को घटना हुई थी। कोर्ट का स्टे था, सुप्रीम कोर्ट का, कि वहां पर कोई काम नहीं होगा। उसके बावजूद भी वहां पर जहां पर कार सेवा होनी थी, 3 दिसंबर 1992 को वहां पर कार सेवा के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही थी। और जो पत्रकार थे उन्होंने कार सेवकों से पूछा कि आप जो कर रहे हैं इसके लिए कोई आदेश है? तो ये सुनते ही कार सेवक भड़क गए और भीड़ से बचते हुए पत्रकार पर्यवेक्षक डिस्ट्रिक्ट जज प्रेम शंकर गुप्ता के पास पहुंचे। प्रेम शंकर को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था। उन्होंने तुरंत डीएम को बुलाया और मौके पर पहुंचे। कार सेवक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। विध्वंस से 3-4 दिन पहले से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। लगने लगा था कि इस बार ढांचा शायद ही बचेगा। कार सेवक किसी की सुनने के मूड में नहीं थे। ढांचा गिराना है तो गिराना है। नरेंद्र श्रीवास्तव जो वरिष्ठ पत्रकार है, पूर्व सूचना आयुक्त भी है, उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 1992 के दिन कई कार सेवक पत्रकारों से नाराज हो गए। कई पत्रकारों की पिटाई भी की गई। कार सेवकों ने पीटना शुरू किया तो सभी पत्रकार मानस भवन में घुस गए। इसी मानस भवन में विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय था। कई पत्रकारों ने विश्व हिंदू परिषद के बैच और रामनामी पटका पहनकर खुद को बचाया। बाबरी विध्वंस केस से जुड़े सीनियर एडवोकेट इंद्रभूषण सिंह बताते हैं कि 6 दिसंबर तक 4 से 6 लाख कार सेवक अयोध्या पर आए थे। ज्यादातर कार सेवक दक्षिण भारत या महाराष्ट्र राजस्थान से थे। राज्य सरकार से बिना पूछे केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की कई बटालियन भेज दी थी। ये बटालियन फैजाबाद से डोगरा रेजिमेंट में रुकी थी। राज्य सरकार का कहना था कि सीआरपीएफ भेजने की वजह से लोग भड़क गए। 6 दिसंबर 1992 की सुबह कार सेवक सरयू जल और बालू से राम जन्मभूमि परिसर में पूजा पाठ करना चाह रहे थे, इसलिए सरयू से पानी और बालू लेकर आ रहे थे। अयोध्या के विवादित ढांचे से करीब 300 मीटर की दूरी पर राम कथा कुंज था। वहां बीजेपी विश्व हिंदू प्रदेश की मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में लाल किरण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी उत्तुंबरा, अशोक सिंघल जैसे तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। सुबह 8 बजे के करीब विजय राजे सिंधिया भी पहुंच गई।
विजयराजे विवादित ढांचे के ठीक सामने बने उस चबूतरे के पास गई जहां लोग पूजा कर रहे थे। तब तक सब माहौल ठीक था। दोपहर 12 बजे लोगों में रोष भड़का। 5 बजे बाबरी का ढांचा गिरा दिया गया। आईबी सिंह बताते हैं कि अचानक 12:05 पर लोग भड़क गए और ऐसा लगा कि ज्वालामुखी फट गई है। बावरी ढांचे की सुरक्षा के लिए चारों तरफ लोहे के मोटे पाइप लगे हुए थे। इन्हीं पाइपों के सहारे 8-10 फीट की ऊंचाई तक घने कटीली तारों का जाल लगा था। 3 दीवारें बनी थी। 15 मिनट में तोड़ ताड़ कर जनता ने विध्वंस शुरू कर दिया। दीवारें गिराकर लोहे के पाइप उखाड़ फेंके गए। करीब 1:30 बजे पहला गुंबद तोड़कर एक हिस्सा गिरा दिया गया। 5 बजे तक ढांचा गिराकर लोग मिट्टी और ईंट तक उठा ले गए। वहां कोई अवशेष नहीं रह गया था। 6 बजे तक वहां एकदम सन्नाटा हो गया। बीबीसी में रहे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, उस समय यूपी और बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार थी। अधिकारियों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया, इसलिए बाबरी ढांचा गिरा। यूपी सरकार की तरफ से सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ढांचे की हिफाजत का लिखित आश्वासन दिया था। वहीं बीजेपी की तरफ से विजयराजे सिंधिया ने भी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का लिखित आश्वासन दिया था। इसके बावजूद ढांचा तोड़ा गया। इस मामले पर राम जन्मभूमि एसओपी वदानाथ शुक्ला ने पहले एफआईआर संख्या 197/1992 दर्ज कराई। उसमें कहा गया कि लाखों कार सेवकों ने अचानक बावरी ढांचे पर हमला कर ढांचा गिरा दिया। साथ ही उन पर डकैती, लूटपाट और धर्म के आधार पर शत्रुता बढ़ाने जैसे आरोप लगे। मामले की दूसरी एफआईआर संख्या 198/1992 राम जन्मभूमि थाने के एसआई गंगा प्रसाद तिवारी ने दर्ज कराई। उन्होंने 8 लोगों का नाम देते हुए कहा कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिसके कारण जनता ने उत्तेजित होकर बावरी ढांचा ढहा दिया। ये 8 लोग थे बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, बीएचपी के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विजय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया। पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं कि एफआईआर संख्या 198/1992 दर्ज होने के बाद नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों को माता टीला बांध के गेस्ट हाउस में रखा गया। कानूनी व्यवस्था के लिहाज से फैजाबाद में ट्रायल संभव नहीं था, इसलिए ललितपुर के स्पेशल कोर्ट बना दिया गई। बाद में केस रायबरेली ट्रांसफर कर दिए गए। इन 2 मुख्य एफआईआर के अलावा 47 और एफआईआर दर्ज हुई। इनमें ज्यादातर मामले पत्रकारों से हुई मारपीट से जुड़े थे। यानी 6 दिसंबर 1992 की घटना से जुड़ी कुल 49 एफआईआर दर्ज की हुई थी। उस दिन से लेकर 14 मार्च 1993 तक इन सभी मुकदमों में कुल 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। इस मामले की दोनों एफआईआर एक दूसरे से जुड़ी थी, इसलिए सीबीआई ने लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में एक कंपोजिट चार्जशीट दाखिल की। लखनऊ कोर्ट के जज ने आरोप तय कर दिए, यानी यह तय हो गया कि आरोपियों के खिलाफ किन किन धाराओं में केस चलेगा। इसके बाद एफआईआर संख्या 198/1992 के नामजद आरोपी जैसे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों केस अलग अलग हैं, पूरा ट्रायल गलत ढंग से चल रहा है। इसके बाद आडवाणी सहित 8 लोगों का केस फिर रायबरेली चला गया। इसे लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों केस लखनऊ में ही चलने चाहिए, फिर वो चलते रहे। वर्ष 2003 में सीबीआई ने एफआईआर 198 के तहत 8 अभियुक्तों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने वाला आरोप नहीं जोड़ा गया, क्योंकि इस मामले पर केस 197 दर्ज था और कोर्ट ने कहा था कि दोनों केस अलग हैं। रायबरेली कोर्ट ने सबूत के अभाव में लालकृष्ण आडवाणी को बरी कर दिया। साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया और आडवाणी समेत 8 लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। साल 2005 में ही रायबरेली कोर्ट ने मामले में आरोप तय किए और लेकिन पहली गवाही साल 2007 में हुई। 28 साल चले इस केस में
उन 50 में 17 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। 30 दिसंबर 2020 को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी समेत 32 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। आईबी सिंह कहते हैं कि करीब 500 गवाह रखे गए, आधा क्विंटल तो कागज थे और कोर्ट में 70 कैसेट सबूत के तौर पर पेश किए गए थे। फोटोग्राफर, पत्रकार, अधिकारी बतौर गवाह पेश किए गए थे। अधिकारियों और आम लोगों ने तो साफ कर दिया कि कोई षड्यंत्र नहीं था। किसी भी सरकारी अधिकारी या पुलिस वालों ने ये नहीं कहा कि ढांचा गिराने वालों में नामजद आरोपियों का हाथ था। आईबी सिंह बताते हैं कि सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि नामजद आरोपियों के भड़काने से ही जनता ने बाबरी को गिराया। लिब्राहन कमीशन के सामने भी बहुत सारे गवाहों ने यही बात कही। हालांकि जांच एजेंसी षड्यंत्र साबित नहीं कर सकी। उन्होंने एविडेंस के रूप में कल्याण सिंह का विध्वंस के बाद दिया गया भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गोली नहीं चलने दी, इसलिए विध्वंस हुआ। षड्यंत्र अपराध होने के पहले होता है, अपराध होने के बाद नहीं। पहले का कोई सबूत नहीं दिया। बावरी विध्वंस के मामले में दबकर 251 लोग घायल हुए थे। इनमें 51 गंभीर रूप से घायल हुए, उनमें से 4 लोग मर गए। बुरी तरह घायल लोगों को सीबीआई ने मुलजिम नहीं बनाया, जबकि यूपी सीबीआई ने इसको मुलजिम बनाया था। आईबी सिंह कहते हैं कि एक मोहतरमा लिब्राहन कमीशन में गई थी। उन्होंने बड़ी लंबी गवाही दी थी। मैंने जिरह के दौरान उनसे यही पूछा कि आपने कुल मिलाकर कितने कैसेट बनाए थे। उन्होंने कहा कि कुल 8 कैसेट बनाए थे। 1-1 घंटे का कैसेट था, यानी 8 घंटे के कैसेट को एडिट करके 40 मिनट में अपनी बात कहकर पेश कर दिए। तो उनकी क्या वैल्यू है, आपने क्या काटा क्या नहीं काटा, ये कौन जानता है। कार सेवकों और नेताओं के साथ तत्कालीन डीएम और एसएसपी भी मावरी विध्वंस केस के आरोपी थे। उनकी निष्क्रियता को देखते हुए उन पर विध्वंस कराने का षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा। वकील इंद्रभूषण सिंह ने के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ढांचा बचाने की कोशिश की थी। उनको तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन करना था। उधर कार सेवकों के लिए इकट्ठा हुए 6 लाख लोगों को भी देखना था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अयोध्या को 3 हिस्से में डिवाइड किया था। जो विवादित ढांचा था उसको आइसोलेशन गार्डन कहते थे। आइसोलेशन गार्डन में पूरी तरह से सीआरपीएफ की ड्यूटी होती है। आइसोलेशन गार्डन कटीले तारों से पूरी तरह घिरा हुआ था। इसके बाद इनर गार्डन था। इन गार्डन में यूपी पुलिस पीएससी के लगभग 5-6 हजार जवान लगाए थे। इनर गार्डन के बाद तीसरा आउटर गार्डन था। विवादित ढांचे के पूरे इलाके को 8 सेक्टर में बांटा गया था। हर सेक्टर में एक आईएएस अधिकारी के बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ड्यूटी थी। इनकी ड्यूटी पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब कार सेवा शुरू हुई तो पता ही नहीं लगा कि लाखों की भीड़ में कौन कहां चल रहा है। बावरी केस के ट्रायल कोर्ट में फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। यूपी और चीफ स्टेटिंग काउंसिल और बावरी केस में साक्षी महाराज की तरफ से जिरह स्टैंडिंग काउंसिल बावरी में साक्षी महाराज की तरफ से जिरह करने वाले सीनियर एडवोकेट प्रशांत सिंह अटल के मुताबिक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई अपील कर सकती थी। हालांकि सीबीआई ने पाया कि इस फैसले में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, इसलिए अपील नहीं की गई। एडवोकेट प्रशांत सिंह कहते हैं कि मामले में तथाकथित शिकायतकर्ता ने एक रिवीजन फाइल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उन ऑर्डर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किसी ने भी अपील नहीं की। इसलिए यह माना जाए कि 30 सितंबर 2020 का निर्णय आखिरी है, क्योंकि अपील और रिवीजन का जो पीरियड होता है वो समाप्त हो गया था। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई के बनाए सारे आरोपी बाइज्जत बरी थे हुए। 2300 पन्नों का आदेश था जो तर्कपूर्ण था। सीबीआई के सारे गवाहों को पेश किया
प्रोसिक्यूशन विटनेस ने खुद कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने बाबरी मस्जिद ढाई है। बाबरी का ढांचा गिरा, सबने देखा, लेकिन किसने गिरा इसकी जांच करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम था। 1992 से लेकर 2020 तक किसी को उस काम के लिए आरोपी कहते रहे जिसके लिए वो दोषी नहीं था। 48 में से 32 आरोपी ही जिंदा रहे, बाकी लोगों की मौत हो गई। प्रशांत सिंह अटल बाबरी विध्वंस केस के वकील हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत अटल कहते हैं, एविडेंस एक्ट 65B में इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस जुटाने के बारे में बताया गया है, लेकिन सीबीआई ने एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का पालन नहीं किया। उचित जांच के बिना ही सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी। सीबीआई के अपने गवाह भी चार्जशीट के फेवर में गवाही नहीं दे पाए, तो इसके आधार पर निर्णय हुआ। एडवोकेट प्रशांत अटल कहते हैं कि क्या बाबरी का ढांचा गिराने वाले डकैत, लुटेरे या माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे? सीबीआई ने इस पर विवेचना नहीं की, क्योंकि 6 दिसंबर को 12 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था। विवेचना में ये भी नहीं आया कि क्या इसमें कोई आतंकवादी संगठन शामिल है। 1992 के बाद जो घटनाएं हुई, 1993 का दंगा हुआ, जो कौन है जो माहौल बिगाड़ना चाहता थे, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? सीबीआई को इसकी विवेचना करनी चाहिए थी। क्रिमिनल लॉ कहता है कि भीड़ में जो भी काम होता है उसके लिए भीड़ का हिस्सा रहा हर व्यक्ति जिम्मेदार था। जिन लोगों ने लगातार यात्राएं चलाकर भड़काऊ भाषण देना लोगों को उकसाया, वो जिम्मेदार हैं। रामदत्त त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है, वो कहते हैं कि जो क्राइम दुनिया के सामने हुआ, जिससे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या के जजमेंट में माना कि बाबरी ढांचे को तोड़ना क्राइम था। पर आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।